huge margin of victory for India. Yeah, at the Wankhede Stadium, 55 all out. Hello everyone. As India breezes into the final four of World Cup 2023, welcome to the fourth episode of Gully, Cover and Point in Between. Joined with me is Shubham Pacharya, Lavish Paliwal and Apur, and I am JV Jayavardhan. And after such a great match which showed India's strength batting first, India versus Sri Lanka, I would like to know the opinion of my panelist Shubham on what he thought was going right for India in today's game. एक तो हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है जो पिछले मैच में भी दिखी थी और आज भी पेस बॉलिंग बहुत अच्छी रही, लेकिन जो मेरे को लगता है कि क्यों ये अटैक ही कंप्लीट बॉलिंग अटैक है कि हम अगर जैसे पहले जब बॉलिंग करते हैं तो हमारे स्पिनर्स ज्यादा अच्छी बॉलिंग करके विकेट लेते थे क्योंकि तब तक ड्यू नहीं आई होती है और बॉल थोड़ा सा ग्रेप करता है। और जब सेकंड इनिंग्स में अंडर लाइट्स हम बॉलिंग कर रहे हैं तो हमारे पेसर्स बहुत अच्छे से स्वीप सब करा रहे हैं और सही लेंथ को पकड़ के फेंक रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि बहुत कंप्लीट बॉलिंग अटैक है जो खासकर पिछले इंग्लैंड के खिलाफ मैच में और आज श्रीलंका के खिलाफ मैच में वो उभर के आया। तो मेरे लिए एक बड़ा टेक है। ऑलमोस्ट हमने एशिया कप के फाइनल को क्लोन करके ये रिजल्ट प्रोड्यूस किया जहां पे उनको हमने 50 पे ऑल आउट किया था। यहाँ पे हमने 51 52 पे ऑल आउट कर दिया था उनको। और 55 इसके लिए शायद हमें ये भी देखना पड़ेगा कि श्रीलंका के साथ क्या हो रहा है फिलहाल। जहां तक मैंने देखा उन्होंने अभी तक 18 प्लेयर यूज किए, मोर देन एनी अदर टीम इन दिस वर्ल्ड कप। और इसमें हमें ये भी नजर आ रहा है कि वो अभी तक अपना फाइनल लेवल बना नहीं पाया, एंड द फैक्ट दैट for almost a 40-year-old player, Angelo Matthews had to come in for Patirana after his injury and have to take care of the bowling attack. That shows that Sri Lanka is somewhere missing on quality in its squad overall. थोड़ा अनलकी भी रहे ना, उनकी इंजरीज बहुत हुई हैं कि एक बॉलर तो इंजरीज बहुत रही हैं, बॉलिंग करी जाना पड़ा, लहिरू कुमारा शायद से, तो वो भी एक तरह का एक फैक्टर है कि वो मेन कंसिस्टेंट। श्रीलंका ने नहीं, साथ ही साथ श्रीलंका की बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत ही मतलब इनकंसिस्टेंट रही है कि कब कौन चलेगा ये पता ही नहीं चल पा रहा। एंड द फैक्ट दैट उन्होंने एक अफगानिस्तान जैसी टीम से मतलब लूज करने के बाद मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस भी काफी हद तक सफर कर गया। नहीं, अफगानिस्तान जैसा आजकल क्रिकेट खेल रही है, उनकी बैटिंग टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंटली रन बना रहा है। इवन श्रीलंका और अफगानिस्तान में एनीवेज प्रोबेबिलिटी अफगानिस्तान की ही थी ज्यादा जीतने की, क्योंकि उनके जो बैट्समैन है वो कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, उनके स्पिनर्स अच्छे हैं, उनके 2-3 डिपार्टमेंट फिक्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस वजह से एक ज्यादा स्टेबल टीम थी। श्रीलंका कहीं से भी पूरी सीरीज में एशिया कप का मैच हारने के बाद फाइनल स्टेबल दिखी नहीं है। आज उन्होंने रिपीट कर दिया है लगभग अपना परफॉर्मेंस। थोड़ा सा आज इंडिया अनलकी रहा, वरना अपूर्व ने बहुत सक्सिंटली ये बताया। एक मतलब अगर आप देखें अफगानिस्तान और श्रीलंका इज अ टेल ऑफ टू डिफरेंट टीम्स, कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस उनका रहा है वर्ल्ड कप में। एक जगह एक टीम के स्पिनर्स आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, जहाँ पे श्रीलंका के स्पिनर्स बिल्कुल विकेटलेस जा रहे हैं ऑलमोस्ट हर गेम में। और एक माइंड ब्लोइंग स्टैटिस्टिक मैंने ये देखा है कि तीक्ष्णा, जो कि उनके बहुत बड़े मतलब लीड स्पिनर माने जाते हैं, जिनको who is carrying the mantle of legends like Muttiah Muralidharan and Rangana Herath on his shoulders, वो अभी मतलब विकेट नहीं ले पा रहे। उनकी एवरेज 76 है एंड अनदर विकेटलेस परफॉर्मेंस टुडे, वो बहुत ज्यादा टेलिंग है अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन श्रीलंकन क्रिकेट। वैसे एक इंटरेस्टिंग सवाल जो आज के मैच से मेरे दिमाग में है कि कोहली वाला, जो कोहली ने 82 पर आके फिर वो स्लो हो गए और बहुत अच्छे मोमेंटम में खेल रहे थे, उसके बारे में आप लोगों को क्या लगता है? मतलब कि क्या करना चाहिए, क्या गलत किया? क्योंकि मेरे को लगा कि वो उसके माइंड पे प्ले कर रहा था कि हमें चीज करनी है। एक समय में 78 बॉल्स पे 82 रन थे उनके, फिर 94 बॉल्स पे शायद से 88 हो गए, 92 या 94 बॉल्स। तो 88 पे गए। विकेट बहुत अच्छा था और वो बहुत अच्छा टाइम भी कर रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 49 सेंचुरी जो है वो उनके दिमाग पे है और वो असर कर रही है। और
थोड़ा बहुत जैसा लोग बोल रहे हैं कि टोटका भी काम आ रहा है किसी का उनको 49 करने से रोकने में, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में असर तो करता है, क्योंकि 2 बार पास आके चूक गए हैं। नॉर्मली कोहली सेंचुरी के इतने पास आके मिस नहीं करते हैं। करेक्ट। शायद आई जिस थिंक वो आदमी का हाँ जो रिकॉर्ड भी है वो ऐसा रिकॉर्ड है कि मतलब यू विल बी द पर्सन विद मोस्ट नंबर ऑफ ओडीआई हंड्रेड्स वंस यू रीच दैट मार्क। तो इतना बड़ा रिकॉर्ड है, हैड इट बीन अनदर सेंचुरी, मतलब अगर ये 49 की जगह से 41st होती या पन्ने का 42nd या 43rd होती तो he would have approached it very easily or very calmly which he usually does. तो आई थिंक वो भी एक बहुत, आई रिमेम्बर व्हेन सचिन वाज चेजिंग दैट 100th 100, he got it in Asia Cup against Bangladesh. And I categorically remember he took around 133 or 134 balls to get that 100, and करेक्ट it seemed like the entire team was only after one goal getting that 100 for Sachin. So it's such a big milestone, but having stated that, it's not at all fair, especially when you're batting first. Because of that, India lost that game to Bangladesh. करेक्ट एशिया करेक्ट तो मतलब उससे फर्क तो पड़ ही जाता है ना। वही मतलब that's what I'm saying, it's not justified. राइट I'm just यहाँ telling पर कि तुम वो अगर 100 बॉल और भी ले लेते कोहली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इस गेम में तो बहुत इररिलेवेंट था वो, पर ठीक है, देयर फॉर मतलब हिम टू उतना नहीं सोचना चाहिए। और मेरे को एक और चीज दिमाग में आ रही है कि अच्छा होता कि आज बॉल्स लेके वो बना देता। क्यों? क्योंकि नॉकआउट में वो ऐसा कुछ फेज में नहीं जाना चाहिए कि यहाँ पे उसका ऑन द लाइन है और वो नॉकआउट में कुछ इनिंग्स खेल रहा है, तो हो जाता आज तो अच्छा होता। नहीं, कोहली मुझे नहीं लगता कि नॉकआउट में इस माइंडसेट से जाएंगे कि उनको 49 सेंचुरी करनी है। मुझे लगता है वर्ल्ड कप उनके लिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो उस तरीके से नहीं उसको अप्रोच करेंगे। करना तो नहीं चाहिए, वो टीम के लिए ही खेलेंगे, हमेशा से खेलते हैं। इजी गेम्स में ठीक है, आप सोच सकते हैं कि चलिए इसमें इररिलेवेंट सा है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो जाएगा। श्रीलंका की बैटिंग उतनी अच्छी परफॉर्म एनीवेज नहीं कर रही थी, तो मुझे नहीं लगता नॉकआउट्स में ऐसा होना चाहिए। नहीं, मेरा एब्सोल्युटली मानना ये है कि ये कोई प्लेयर मतलब कुछ करते होंगे, लेकिन मोस्टली जो बड़े प्लेयर हैं वो जानबूझ के नहीं करते। जैसे सचिन इतनी बार नर्वस नहीं कितना आउट हुए, होता ये है इतना बड़ा माइंड है कि हमेशा हंड्रेड्स काउंट होती हैं और ये सब एकदम से आपको ऐसा नर्वस कर देता है कि जो हम नॉर्मली शॉट्स खेलते हैं उनमें थोड़ी बहुत रिस्क रहती है। शॉट खेला या आगे बढ़ के ड्राइव मारा, तो वो रिस्क बड़ा प्ले आउट करने लगता है शायद से प्लेयर के दिमाग में, और उसके कारण नहीं, होता है। but तो इसलिए what कि Apoorv is saying, बेहतर I हो- completely agree with him. Once we reach that semi-final stage ना, तो stake पे जो होगा that will be bigger than that 4900. So उस time पे I don't think he'll play in that fashion. उस time पे he'll mostly go with what the team requires at that point in time. Absolutely. Especially given the context of how India has been a favorite in most of the in all the tournaments that it has played, but has faltered right at the semi-final stage. मुझे लगता है कि this will definitely take precedence over Kohli's 4900 because of the kind of a servant to the national team that he has been. एंड मुझे लगता है कि कोहली का परफॉर्मेंस इन नो वे खराब था। उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला टीम को और वो 88 रन्स का काफ़ी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहा इस टीम का। और अब बाकी परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत मच नीडेड नॉक था ये शुभमन गिल के लिए भी। आई वाज़ वेरी मच डिजेक्टेड जब उन्होंने मतलब सेंचुरी कंप्लीट वो कर नहीं पाए और वो ऐसे लग भी नहीं रहे थे कि वो नर्वस थे। वो हमेशा ऐसे ही लग रहा था कि वो अपना नेचुरल गेम खेल रहे थे। And it was a very unfortunate dismissal. At the same time, a very good bowling display by one of the few bright sparks of Sri Lanka's campaign this far, that being Dilshan Madhushankar. अच्छा स्पेल था उनका, उन्होंने बहुत अच्छे कटर्स फेंके और यूज किया, जो थोड़ा बहुत वो बॉल फंस के आ रहा था वो अच्छे से यूज किया। Correct. And moving ahead, हम ये देख रहे हैं कि we have reached the business end of the tournament. और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी ही टीम्स का फाइनल पोजीशन लगभग डिसाइड हो ही जा रहा है। जो टीम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी उनको ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खेलना पड़ेगा। एंड वन ऑफ देम इज इंग्लैंड एंड इट वुड बी अ वेरी बिग टॉकिंग पॉइंट if England does not make it to the Champions Trophy selection finally.
तो व्हाट हैज हैपेंड टू इंग्लैंड्स फॉर्च्यून्स हमने ऑलरेडी इस बात के बारे में डिस्कस कर रखा है, बट बहुत एक इंटरेस्टिंग से स्टैटिस्टिक मैंने ये देखा है कि उनका अवे रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, उन्होंने 1984 से इंडिया में कभी कोई सीरीज जीती नहीं है। खाली में रिसेंटली वो पास आए, 2-1 सीरीज हारे 2-1 के मार्जिन से, बट स्टिल उनका मतलब परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल नहीं रहा जितना उनका हाइप बनता है। एज माय फ्रेंड पालीवाल वुड डिस्कस, यहाँ पे उनका नैरेटिव कैसे बनता है इंग्लैंड क्रिकेट का, और क्या वो उनके नैरेटिव को मतलब जस्टिफाई कर पाते हैं। यार इंग्लैंड के साथ मैंने ये चीज देखी, और वो काफी हद तक इस वजह से भी हो सकता है बिकॉज until I would say 2011 or until the time IPL basically arrived, the center of gravity of cricket globally was England and Australia. So the whatever literature you have in cricket is basically Eurocentric to a certain extent. Your most of the in fact in ICC you can see the commentators. I think 4 or 5 commentators from England who are like seasoned commentators, Nasir Hussain, Atherton, and all these people have come. So Mark Nicholas. that really impacts what people read about the team. As such, see, they have good batters. I think the likes of Bairstow, Butler, they are good limited over players. The only thing which I feel they lag a lot in is their bowling. I was just checking the records. As far as England's ODI cricket bowling is concerned, their top wicket taker is James Anderson, who I don't remember when he last played a ODI for England, and he has taken them 270 odd wickets. So they like desperately miss a match winner to someone who can show them the light as far as ODI cricket is concerned. They have great run scorers in Test cricket, Alistair Cook being one of them. They have good bowlers in Test cricket, James Anderson, Stuart Broad, who have like shown the light to the upcoming generation. But I think they lag. They miss someone of that kind as far as their ODI cricket is concerned. Fair enough. स्पेसिफिकली वैसे इस वर्ल्ड कप में मेरे को लगता है जो एक चीज डिफाइन करती है उनकी बैटिंग क्यों नहीं चली है, मेरे को लगता है जीरो अडेप्टेबिलिटी दिखाई है उन्होंने, कि वो जो उनके दिमाग में प्ले आउट कर रहा था कि हमने रेवोल्यूशनाइज कर दिया व्हाइट बॉल क्रिकेट, वो शायद से इंडिया में थोड़ा चल भी जाए। वो अगर आप वर्ल्ड कप उठा के श्रीलंका में रख दो तो आपको और समझ के खेलना पड़ता है। बॉल स्पिन करता है और शायद से थोड़ा तेजी से करता है, जैसे थोड़ा चेन्नई टाइप विकेट्स मिलते हैं आपको श्रीलंका कि उनमें जीरो अडेप्टेबिलिटी दिखाई, मतलब वेरी करेक्ट। जैसे मतलब आप देखते हो कि बटलर जो कि कैप्टन है टीम के, उनको एक एंड ही इज शोन दैट ही इज केपेबल ऑफ एंकरिंग इनिंग्स व्हेन नेसेसरी इन इंग्लैंड एटलीस्ट, बट उन्होंने भी मतलब एक मेंटालिटी के साथ पहले से आते हैं कि उनको 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट रखनी है और मतलब 10 बॉल में 15 रन बनाना है, लेकिन व्हेन ही डज दैट ही इवेंचुअली गेट्स आउट एंड द टीम गोज आउट वेरी चीपली। और बेयरस्टो ने जैसे ऊपर इनिंग्स की उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मतलब ली नहीं, और जो अच्छा एक प्लेयर लग रहा था, एक लोन स्पार्क उनकी टीम का, हैरी ब्रुक, उनको भी ड्रॉप करके दे वर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट ब्रिंगिंग इन मोइन अली, जो मैं शायद समझा नहीं उस चीज को, बट इफ एनीबडी एल्स हैज एन ओपिनियन दे आर फ्री टू चाइम इन। बट मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने स्क्वाड सिलेक्शन में भी कुछ मिस्टेक्स कर दिए when they decide to play their final 11 on the pitch, and it has costed them. And on I the think other hand, yeah. They have had a very rigid kind of strategy as far as this World Cup campaign is concerned. I remember during that captain press conference, Josh Butler was asked the question that you are the defending champions, how do you want to go about it? The line which he said was, we are not here to defend anything. So somehow they are operating with that obligation of revolutionizing this game and playing only one way of cricket, even when the situation requires you to do otherwise. So that is one thing which it is little arrogant from them, but this is how they have operated in this tournament, and which has surely resulted in where they are in
the point It spread. really come across very unanalyzed because it reminds me, जैसे अभी जो स्टेटमेंट बटलर का मुझे ये ऐसा याद आ रहा है कि हे when did कोई मतलब एक जोक होता है ना रनिंग जोक कि when did you lose your virginity, तो वो लड़का कहता है I don't like to lose, so इसलिए मैंने अभी तक लूज ही नहीं की, I'm not a loser. ऐसा मतलब उनका वो चल रहा है vibe, and it's better that they come to terms with reality as soon as possible. On the other hand, हम मतलब चैंपियंस ट्रॉफी सिलेक्शन की बात कर ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि नेदरलैंड्स और अफगानिस्तान भी आएंगे. इनफैक्ट अफगानिस्तान की जब बात हो रही है तो वो तो इनफैक्ट आर वन ऑफ in the running for even a semi-final berth if everything goes right for them. So what has gone right for these so-called minnows in this tournament? This has been a revelation. This tournament has been a very unique one in terms of experience with the underdogs is concerned. I think the win which they got against Pakistan kind of propelled their World Cup campaign, because prior to that they had won a game against England, and after that I think they lost to India and one more team if I remember correctly. But that win Bangladesh, against that is yeah going to cost them if push yeah comes to shove. and that win against Pakistan, given the background which they have had with Pakistan in the last couple of years, that gave them the required confidence to move ahead in this tournament, and they have surely carried the momentum forward. I would like to bring something to the attention of the panelists here. जब शुरू हुआ था टूर्नामेंट तो जब वो बांग्लादेश के खिलाफ हार गए तो सबका यही कहना था कि दे आर नॉट एन ओडीआई टीम और मतलब वो टी20 अच्छा खेल लेंगे लेकिन उनको गेम सेंस नहीं है कि 50 ओवर का खेल पाए, और कई सारे एक्सपर्ट्स का यही कहना था. But what a beautiful transition they've shown, the way they've adapted so quickly to play a 50 over game, and that nuance is very clear if you look at the type of run chases they've done. जब पाकिस्तान के खिलाफ उनको 290 चेस करना था तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सॉलिड फास्ट स्टार्ट लिया और उसके बाद वो हमेशा गेम में रहे. दे नेवर लेट द प्रेशर वाटर गेट ओवर देयर हेड by making sure that the run rate was never over 6 for a long time at least. But when they were chasing in Sri Lanka, the total was a bit lower, so they took a risk of starting slow, making sure that the batsmen set in, and once they do that they have a great top order come the early part of the middle order, which ensures that they are competent enough to chase down any target around 250 to 270 against most of the teams. In fact, even India के खिलाफ भी उन्होंने बहुत अच्छा 270 रन का टारगेट दिया था, and that just goes to show how much of a juggernaut India has been to not be faced by such surprises by underdogs. एक और पॉइंट है इसमें, जैसे तूने बोला कि वो छोटी टीम्स हैं और इस वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अपसेट्स कर रहे हैं. ये कंप्लीटली ट्रू नहीं कि अगर तुम 2022 वाला टी20 वर्ल्ड कप उठा के देखो तो बहुत सारे अपसेट्स हुए. आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था, या नेदरलैंड्स ने हराया था. हाँ नेदरलैंड्स को हराया, आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया था. तो सारे वो लोग कर रहे हैं. तो ये जो आईसीसी का एक तरह से जिद है कि हम 8 या 10 और गेम को अगर तो हमेशा से सेमीफाइनल तो मिनिमम है जो इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को खेल रहे हैं. तो हम सेमीफाइनल और फिर बचते हैं 2 मैच, और फिर 2 मैच में से जो जीतता है वो वर्ल्ड चैंपियन हो जाता है. तो मेरे को लगता है कि बहुत जरूरत है कि और नेशंस में क्रिकेट को लेके जाए. लोग जैसे बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट कॉर्नर कर लेते हैं इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया. थोड़ा सा अगर अच्छे से डेमोक्रेटाइज हो जाए. इवन इस वर्ल्ड कप में जो हमारा गेम है, मतलब जो गेम्स हुए हैं, इतने क्लोज गेम्स हुए हैं. नीदरलैंड का पाकिस्तान के साथ आप गेम देख लो. इवन अफगानिस्तान भी जो मैचेस हारी है, वन साइडेड मैचेस नहीं आ रही है. मतलब इतना एकदम वन साइडेड नहीं होता कोई भी मैच. अच्छे इंटरेस्टिंग मैचेस रहे हैं. जो जीते हैं नीदरलैंड और अफगानिस्तान, बहुत अच्छी टीम्स को हरा के जीते हैं. तो कहीं ना कहीं ये चीज तो है कि ऐसा नहीं है कि अब इन गेम्स में एंटरटेनमेंट नहीं है, लोग देख नहीं रहे हैं. मतलब लाखों लोग हॉटस्टार पे देख रहे हैं, जो एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, वहां पे इतने लोग जुड़ते हैं जब इन टीम्स का मैच हो रहा है. तो वर्ल्ड कप जैसी जगह पे आप किसी भी टीम को खिलाओगे, अगर वो प्रॉमिसिंग है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं. और प्रॉफिट्स की जो बात है वो भी कहीं ना कहीं उस तरीके से स्टैंड नहीं करती है अब, क्योंकि जैसे इवन ये 50 ओवर से जब आप 2020 फॉर्मेट में आते हो तो
सारी टीम्स जीत रही हैं, अपसेट ज्यादा होते हैं। इवन हमने इस 50-50 वर्ल्ड कप में भी देखा कि टीमें अच्छा खेल रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा टीम्स को ये बड़े टूर्नामेंट्स खिलाने की जरूरत है, क्योंकि इससे इनका जरूरत है। एक्सपोजर भी बढ़ता है और हम्म, मुझे लगता है कि पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी स्पोर्ट्स की उन कंट्रीज में, तो व्यूअरशिप भी बढ़ेगी। अभी बहुत रिस्ट्रिक्टेड व्यूअरशिप है, कुछ ही कंट्रीज खेलती हैं, कुछ ही कंट्रीज देखती हैं, लेकिन जैसा नीदरलैंड परफॉर्म कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि यूरोप में भी इसका थोड़ा कल्चर बढ़ेगा और करेक्ट। उससे भी गेम को फायदा होगा। ये यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि 2028 में इंडिया को, सॉरी, क्रिकेट को एक ओलंपिक स्पोर्ट का दर्जा मिला है, बट द थिंग इज उनको वो 2020 क्रिकेट को मिला है। तो यहाँ पे पॉपुलैरिटी की बात आ जाए तो मुझे लगता है कि ये जनरेशन, ये जो फिलहाल चल रहा है टाइम्स, उसमें शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ गेम को ज्यादा लोग पसंद करना चाहेंगे, एंड देयर इज अ डिस्कशन टू बी हैड अबाउट whether 50 over cricket is palatable to viewers still. बट रिगार्डलेस ऑफ इट्स कमर्शियल वाइबिलिटी, मुझे लगता है कि 50 ओवर क्रिकेट एक एक यूनिक सा आर्ट फॉर्म है क्रिकेट के वर्ल्ड में, एंड उसको मतलब बरकरार रखना चाहिए, एंड इट शुड राइटली बी कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्राइज्ड टूर्नामेंट्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। एंड इसके बारे में हम डिस्कशन आने वाले पॉडकास्ट में भी लगाएंगे। बट मूविंग फॉरवर्ड, हम वी आर रीचिंग द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, एंड more or less the semi-final berths are consolidated. I'd like to take the predictions of all the panelists and wrap up this episode of Gully Cover and Point and Tree. To start, Shubham, tu जाएगा? चार टीम्स यार, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मैं न्यूजीलैंड के साथ ही जाऊंगा। जैसे लोग कह रहे हैं कुदरत का निजाम फिर से चलने लगा है और पाकिस्तान आ जाएगा, बट मेरे को लगता है कि आई विल गो विद न्यूजीलैंड। मतलब जो अभी अपकमिंग मैच है उनका, न्यूजीलैंड शायद से उन्हें हरा दे। मुझे लगता है कि दोनों के दोनों जो अभी बर्थ हैं वो खुले हैं। अभी दोनों ही टीम्स, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, डगमगा सकते हैं यहाँ पे। जहां तक दिख रहा है इंडिया और साउथ अफ्रीका अभी फाइनलाइज हो चुके हैं एक तरीके से। साउथ अफ्रीका भी एक मैच जीतेगा और अंदर आ जाएगा, इंडिया ऑलरेडी आ चुका है। पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से मैं चाहता हूँ एटलीस्ट इन दोनों में से कोई एक टीम ना पहुंचे, और अच्छा होगा अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ में अफगानिस्तान पहुंचती है या पाकिस्तान पहुंचती है। दोनों ही पहुंचते तो अच्छा होगा सेमीफाइनल्स में। एक तो एक काफी क्लियर सा व्यू दिख रहा है कि इंडिया नंबर 1 पे फिनिश करने वाली है, तो जो भी 4th रैंक टीम होगी उसके साथ हमको सेमीफाइनल खेलना होगा। तो वहां पे अगर अफगानिस्तान या पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो एक तो थोड़ा रोमांच भी बढ़ेगा मैच में, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक इजी विक्ट्री रहेगी इंडिया के लिए। तो मैं होप करूंगा कि जो 4th नंबर पे टीम आएगी वो न्यूजीलैंड बिल्कुल ना आए, और अफगानिस्तान या पाकिस्तान में से वो कोई टीम। लविश। मेरे टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में थे इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अब इंग्लैंड के तो कोई चांसेस है नहीं। न्यूजीलैंड अब मुझे लग रहा है कि शायद ना पहुंचे, और अगर न्यूजीलैंड नहीं पहुंचता तो आई थिंक पाकिस्तान माइट मेक इट। I personally, and this might offend a few people, I personally don't want Afghanistan to reach semis, because if they reach semis, then semis is going to be a one-sided affair for whichever team they face. So I want Pakistan to be to reach semis and mostly face India in Wankhede on 15th. अगर अगर अफगानिस्तान सेमीफाइनल पहुंचता है तो वो तभी पहुंचेगा जब वो ऑस्ट्रेलिया को हराएगा उस अपकमिंग मैच में। अगर वो ऑस्ट्रेलिया को अपने अपकमिंग मैच में हराता है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी वन इतना साइडेड। लाइटली लेना चाहिए अफगानिस्तान को। करेक्ट। और हरा इंडिया तो जैसा देख सारी भाई, टीम्स फिर के we'll see. इंडिया जैसा खेला है सबके साथ में, तो न्यूजीलैंड को छोड़ के मुझे लगता है कि बाकी सारी टीम्स के साथ वन साइडेड सा ही मैच रहा है, कहीं भी क्लोज नहीं हुआ कहीं पे। इवन अफगानिस्तान ने एक अच्छा टोटल बनाया था, हालांकि उनके बॉलर्स ने उतना इंडिया को ट्रबल कर नहीं पाया, पर कहीं ना कहीं बहुत क्लियर है कि अफगानिस्तान भी इतनी छोटी टीम है नहीं। इंडिया के सामने इस समय सभी छोटे लग रहे हैं, पर बाकी टीम्स को उन्होंने बहुत अच्छा कंपटीशन दिया है। मैं पर्सनली प्रेडिक्ट करूंगा सेम पटसारा की तरह कि फर्स्ट इंडिया फिनिश करेगी, सेफ फोर्थ प्रेडिक्शन। न्यूजीलैंड।
safe हम्म, prediction है, but it's also going to make up for a very beautiful My showdown. answer also same as his answer है. नहीं, मेरा मन है कि हम 2019 का रिक्रिएट करें सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ, एंड यू नो नहीं कॉन्कर फिर आवर से डीमंस, फुटबॉल स्कोर का कॉन्कर आवर बढ़वाना है क्या क्यों तेरे को? करना है? 5 पे 3. मतलब recreate 5 the पे 3. scenario and emerge ओके victorious out of it to conquer our demons and finally face Australia in the final. And it's going to make for one hell of a showdown in the final of Cricket World एक Cup और 2020. एक और सवाल था जो हम डिस्कस करना भूल गए कि जब हार्दिक पांड्या वापस आएंगे तो आप लोगों के ओपिनियन में किसको रिप्लेस करना चाहिए उन्हें? करेक्ट. मुझे लगता है कि सूर्य कुमार स्ट्रेट स्वैप होगा हार्दिक पांड्या के साथ, और they'll continue playing शामी, क्योंकि आप अगर शार्दुल ठाकुर को गेम में रख के जितने रन आप उनसे बनवाएंगे, मुझे लगता है कि उससे कई ज्यादा इम्पैक्ट शामी का रहेगा अगर वो अब बोल करके. कोई कंपटीशन ही नहीं है शार्दुल और शामी में. अब कोई कंपटीशन नहीं बचा है. मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा डिसीजन अब ले पाएगा कि शामी को बाहर करके शार्दुल को ले आए. इतना करेक्ट. ज्यादा क्रिटिसाइज होगा वो डिसीजन कि अब कोई वो रिस्क ले ही नहीं सकता है. और सही भी करेक्ट. नहीं है जिस तरह से शामी ने बॉलिंग की है. पर फिर भी अगर हम हार्दिक को अंदर ला रहे हैं तो क्या हम किसी फास्ट बॉलर को बिठा सकते हैं? वैसे तो कोई भी फास्ट बॉलर ऐसा नहीं है जिस समय जो बिठा पाए. तो एक बहुत ऑब्वियस सी चॉइस है कि सिराज. कौन बैठेगा वो सूर्य कुमार यादव ही होंगे, क्योंकि रविंद्र जडेजा भी बैटिंग के फॉर्म में अब अच्छा दिख रहे हैं. 2 अच्छी इनिंग्स वो खेल चुके हैं ऑलरेडी. तो और एज स्पिनर भी वो अच्छा कर रहे हैं. तो बहुत ज्यादा चॉइस है नहीं. मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव को बिठा के ही पांड्या को खिलाना पड़ेगा. इवन पांड्या सही नहीं भी होते हैं अगर नॉकआउट्स में, तो भी कोई खास दुख इस समय किसी को लग नहीं रहा है कि होगा. जिस नहीं, तरह से शामी मुझे बॉलिंग मुझे कर लग, रहे हैं, 6th ऑप्शन की जरूरत पड़ नहीं रही है. नहीं, मुझे 4th लगता है ऑप्शन की बैटिंग भी थोड़ी जरूरत छोटी हो नहीं पड़ती जाएगी. है. मुझे लगता है कि अगर पंड्या नहीं आएंगे, अभी अभी फिलहाल हमारे जैसे 6 डाउन तो पे, मतलब नंबर 8 पे हम शामी को ला रहे थे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं व्हेन वी आर चेजिंग अ 300 प्लस स्कोर, वहां पे हमें मतलब एक बैटिंग पर ऑलराउंडर की पांड्या के जरूरत. आने के बाद भी तो चीज सेम ही रहेगी. करेक्ट. अभी जो सूर्य करेक्ट. कुमार आ रहे हैं वहां पे पांड्या आएंगे, उसके बाद करेक्ट. शामी आएंगे उस जगह पे. तो वो करेक्ट. तो मुझे कहीं लगता है से भी कि हेल्प नहीं कर रहा है. लेकिन पांड्या मुझे लगता है ज्यादा रिलायबल ओडीआई बैटर है सूर्य कुमार से, हु हैज आल्सो बीन हम्म क्वाइट एडमिरेबल इन दिस वर्ल्ड कप सो फार. सही बात. और क्या लगता है? पाली पाली हम्म. नहीं, पाली क्या सूर्या स्ट्रेट स्वैप फॉर हार्दिक पांड्या. हम्म. मुझे लगता है कि जिस तरह का मिडिल ऑर्डर है इस समय, 3 बहुत सिमिलर टाइप के बैट्समैन हैं. अगर देखा जाए तो श्रेयस, केएल और हार्दिक भी अगर देखो इन रिसेंट टाइम्स वो मतलब ही इज नॉट नोन फॉर हिज हिटिंग एबिलिटीज नाउ, बट वो एक सॉर्ट ऑफ कोलैप्स अरेस्टर की तरह वो कर रहे हैं काम करेक्ट. टीम में. करेक्ट. तो उन सबको देखते हुए मुझे लग रहा है कि क्या हम अगले 2 मैच, वैसे हार्दिक अभी अवेलेबल नहीं होंगे, सूर्या एक अलग तरह का एक सेक्टर लेके आते हैं टीम में, तो वो मेरे को लग रहा है कि कंप्लीट बैटिंग साइड बन जाएगी. क्योंकि अब सूर्या ने जो कुछ पिछले 2-3 मैचेस में जिस तरह का फॉर्म दिखाया है ओडीआईज में, तो मेरे को लगता है कि हम ट्राई कर सकते हैं उनको और अय्यर को रिप्लेस कर सकते हैं. अय्यर की थोड़ी बहुत वीकनेसेस भी है, जैसे आज बहुत ड्रू विकेट था, मेरे को लगा इजी था आज रन मारना, तो उन्होंने मारे. और मेरे को ऐसे भी लगा कि शॉट्स है बहुत हाई रिस्क शॉट्स हैं, आज वो कन्वर्ट हो पाए या फिर पॉसिबल हो पाए, क्योंकि वीक बॉलिंग अटैक भी था और छोटा ग्राउंड था और विकेट भी अच्छा खेल रहा था उस समय. तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि हम शायद से कर सकते हैं. मतलब ये मैं चाहता हूँ कि ऐसा करें, लेकिन शायद से वो नहीं करेंगे. वो एक सिंपल सा करना चाहते हैं. करेक्ट. करेक्ट. ऑलराइट. मुझे लगता है कि इन सब सवालों के जवाब हमें साउथ अफ्रीका के बाद और क्लियर हो जाएंगे, और उसी के आसपास हम वापस मिलते हैं इन द 5th episode of Gully Cover in Point City. And if you like our video, guys, please like, share, and subscribe. And good night. Thank you so much. Pleasure to